गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, करंट अफेयर्स के जनवरी माह में जो है आपके 4 तारीख और 5 तारीख में जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है जो हमारे एक परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, उनकी श्रृंखला के साथ आज मैं राहुल एडुकेयर में आपका स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत की पहली तटीय पक्ष जनगणना किस स्थान पर आयोजित की गई है? पहला ये है हमारा तटीय जो पक्षी हैं उनकी जनगणना शुरू की गई है। ठीक है, तटीय पक्षी जनगणना किस स्थान पर शुरू की गई है? ऑप्शन आपके हैं पुलिकट झील अभ्यारण्य, जो पक्षी अभ्यारण्य है आपका पुलिकट झील का, वहाँ पे इसको शुरू किया गया है जो कि आंध्र प्रदेश में है। समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जामनगर में, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, या फिर नवाबगंज जो पक्षी अभ्यारण्य है उत्तर प्रदेश में। ये आपको यहाँ से पहले तो ये भी याद रखना है कि ये सब अभ्यारण्य है कहाँ कहाँ पे। ठीक है, तो याद रखिएगा पुलिकट जो झील अभ्यारण्य है वो कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ पे है? जामनगर में है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य जो है वो कहाँ पे है? ये आपका है उत्तर प्रदेश में। बात समझ में आया? तो ये 4 क्वेश्चन ऐसे याद करिएगा। उसके बाद अगर हम लोग देखा जाए तो ये जो शुरुआत किया गया है जनगणना वो कहाँ पे किया गया है? समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जो है हमारा जामनगर, वहाँ पे ये पहली बार शुरू किया गया है। ठीक है, अगर हम इसके बारे में और बातें करते हैं तो जो गुजरात सरकार है, ठीक है, कौन? गुजरात सरकार और बर्ड कंजर्वेशन सोसाइटी ऑफ गुजरात, BCSG हो सकता है, फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। BCSG का नाम क्या होगा? बर्ड कंजर्वेशन सोसाइटी ऑफ गुजरात। ठीक है, इसने क्या किया अभी हाल ही में जो 3 से 5 जनवरी के बीच में जो है जो मरीन नेशनल पार्क, ठीक है, और जो मरीन अभ्यारण्य है, ठीक, भारत में पहली बार तटीय और वेदर परीक्षा जनगणना की आयोजना किया गया था। ठीक है, कहाँ पे? गुजरात के जामनगर में। और अगर बात किया जाए इस जामनगर में कुल मिला के कितने तरीके की प्रजातियां हैं पक्षियों के, ये है 300 से लगभग अधिक ही माना जा रहा है। अब इसकी जनगणना कंप्लीट होती है तो पूरा रिकॉर्ड आपके सामने उपस्थित हो जाएगा। ठीक है, जब भी ये रिकॉर्ड आता है तो मैं आपको बता दूंगा। कुछ अभी मैंने पिछली वीडियोज में आपको बताया था कि हाल ही में जो है वन रिपोर्ट आई है हमारी। ठीक है, तो अगर बात किया जाए कि सबसे अधिक वृद्धि उस रिपोर्ट के हिसाब से देखा जाए तो कहाँ पे हुई है? छत्तीसगढ़ में। याद रखिएगा, वन और वृक्षावरण जो है दोनों को मिला के जब बात किया जाएगा तो छत्तीसगढ़ पे पहले स्थान पे है। दूसरे स्थान पे आपका उत्तर प्रदेश आता है। ठीक है, तीसरे स्थान पे आपको उड़ीसा आता है और चौथे स्थान पे आपका राजस्थान आता है। आपको पहले 3 कम से कम याद रखने होंगे कि सबसे अधिक वृद्धि जो है वन और वृक्षावरण में वो कहाँ कहाँ हुआ है। तो पहले नंबर पे छत्तीसगढ़, दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश, तीसरे नंबर पे उड़ीसा। और याद रखिएगा जो छत्तीसगढ़ का इलाका है इसमें आपको हसदेव वाला जरूर याद रखना है कि जो वन है वो कहाँ पे है। ठीक है, क्योंकि अभी काफ़ी चर्चा में वो बना हुआ है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं वनावरण की वृद्धि का सबसे अधिक कहाँ हुआ है तो मिजोरम में। फिर से मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, वन आवरण सिर्फ का है तो मिजोरम, लेकिन वन और वृक्षा आवरण जो का है अगर इन दोनों को मिलाकर कहे तो छत्तीसगढ़। ठीक है, वन आवरण में पहले नंबर पे आपका आता है कौन? मिजोरम। दूसरे नंबर पे आता है आपका गुजरात और तीसरे नंबर पे आपका आता है उड़ीसा। ठीक है, तीसरे नंबर पे वन और वृक्षावरण में भी उड़ीसा है और यहाँ पे भी उड़ीसा ही है। ठीक है, अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा कमी जो है वो कहाँ पे हुई है तो सबसे ज़्यादा कमी आपकी हुई है कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। ठीक है, दूसरे नंबर पे कर्नाटक में, तीसरे नंबर पे लद्दाख में। ठीक है, चौथे नंबर पे नागालैंड में। आपको यहाँ पे क्रम जो है उसके आधार पे भी पूछा जा सकता है कि बढ़ते क्रम या घटते क्रम के हिसाब से बता दीजिए। तो सबसे ज़्यादा जो वनों में कभी देखी गई है वो मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो फिर से अगर याद करने की आपकी बात है तो वन और वृक्षों के आवरण में अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो है वो कहाँ पे वृद्धि दर्ज की गई है? छत्तीसगढ़ में। दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश, तीसरे नंबर पे उड़ीसा।
लेकिन अगर वनों के आवरण की वृद्धि की बात करते हैं तो पहले नंबर पे मिजोरम, दूसरे नंबर पे गुजरात, तीसरे नंबर पे उड़ीसा। ठीक है, तो छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा जो है आपका वन और वृक्षावरण में, मिजोरम और गुजरात जो है वो वनावरण में। ठीक है, इनमें वृद्धि हुई है। लेकिन कमी की बात किया जाए तो मध्य प्रदेश पहले नंबर पे, कर्नाटक दूसरे नंबर पे, लद्दाख तीसरे नंबर पे। मध्य प्रदेश, कर्नाटक और लद्दाख। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिए। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में होगा? ठीक है, तो एक्चुअली में इसका आयोजन जो है वो कहाँ पे होने वाला है? तो इसका आयोजन जो होगा आपका भोपाल में होगा। ठीक है, कहाँ पे? भोपाल में होगा। बात समझ में आया? अगर बात करते हैं भोपाल में, तो भोपाल से रिलेटेड एक चीज़ और आपने याद सुना होगा, भोपाल गैस त्रासदी। ठीक है, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? 1984 में। जस्ट मिनट, कब हुई थी? 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुआ था यहाँ पे। ठीक है, आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगर इसके बारे में जो है भोपाल गैस त्रासदी की बात करते हैं तो इसको भी 3 से 6 जनवरी के बीच में जो है आयोजित किया गया है, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात, इसका अगर हम बात करते हैं तो जो ये कार्यक्रम है इसमें क्या है, बहरीन, यूएई, कुवैत, ठीक है, ओमान और सऊदी अरब से लगभग 700 से अधिक जो बाल वैज्ञानिक हैं, शिक्षक और सलाहकार हैं, वो शामिल हुए हैं। ठीक है, इस कार्यक्रम का ये याद रखिएगा कि विषय क्या था। बात समझ में आया? तो इसका विषय क्या था? स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पारिस्थितिकी तंत्र का समझना। स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को समझना। ठीक है, इसमें ज़्यादातर जो इस कार्यक्रम का उद्देश्य है वो जो बच्चों की वैज्ञानिक सोच है उसको विकसित करना है। ठीक है ना, तो ये भी आपको याद रखना है, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को समझना। और इसका आयोजन कहाँ पे हो रहा है? भोपाल में हो रहा है। ठीक है ना, आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में किस संस्थान ने मृदा प्रदूषण से निपटने और कृषि को बढ़ावा देने के लिए बैक्टीरिया का विकास किया है? ठीक है, यानी जो हमारे यहाँ मृदा प्रदूषण हो रहा है उससे पहले तो इसका काम है निपटना। ठीक है, उससे इसको क्या है, ये निपटने के लिए किया गया है। पहली बात, मृदा प्रदूषण और कृषि को बढ़ावा देने के लिए इसका किया जा रहा है। दूसरी चीज़ अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? क्या आईआईटी कानपुर में हुआ, आईआईटी मद्रास में हुआ है, आईआईटी बॉम्बे में हुआ है, या आईआईटी गुवाहाटी में हुआ है? तो इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? आईआईटी बॉम्बे। ठीक है, यहाँ पे इसको ढूंढा गया है। अगर हम आईआईटी बॉम्बे की बात करते हैं, एक्चुअली में ये क्या किया गया है, मतलब इस तरीके से इससे निपटने की बात की गई है कि इसमें क्या किया गया है कि जो मतलब कुछ ऐसे बैक्टीरिया को ढूंढा गया है जो कि जो जल प्रदूषक है हमारे, ठीक है, उनको खाएगा। ये जो भी उसके आवश्यक तत्व हैं उसको मतलब खाकर कुछ जैसे हमारे काम की चीज़ें पैदा करते हैं। इससे क्या होता है कि जो भी हानिकारक पदार्थ होते हैं वो पूरा का पूरा नष्ट हो जाएंगे। बात समझ में आया? हानिकारक पदार्थ जो होंगे नष्ट हो जाएंगे, और लेकिन इससे क्या होगा, जो हार्मोन बढ़ेंगे वो विकास करने वाले जो पौधों के फायदेमंद होते हैं वो होंगे। ठीक है, जो हानिकारक कवक वगैरह होते हैं या फिर जो पोषक तत्व होता है हमारा ज़मीन में उसको बढ़ाएगा, और हानिकारक चीज़ों को जो होगा ये नष्ट कर देगा। बात समझ में आया? आइए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है आपका? भारत में खो खो विश्व कप जो है 2025 कब आयोजित होने वाला है? देखिए, ये बात आपको ये तो एकदम मतलब समझ लीजिएगा कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए है। ठीक है, पहली बात तो ये खो खो विश्व कप जो है वो पहली बार आयोजित हो रहा है। ठीक है, कब हो रहा है? पहली बार ये भारत में आयोजित हो रहा है, तो इसके तहत तो ये वैसे भी इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस मैं बताने वाला हूँ आपको, वो सारे के सारे आपको याद रखने होंगे। आने वाले एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि इसका आयोजन कब से कब तक होगा, तो ये 13 जनवरी से लेकर 19 जनवरी तक। अब इस इसके ख़त्म होने पे जो चीज़ें, जो भी टीम जीतेगी या फिर जो भी वहाँ से इंपॉर्टेंट बनेगा वो मैं बताऊँगा। लेकिन अभी के लिए इसको आपको जो बताना है कि पहली बार ये आयोजन कब से कब तक हो रहा है, 13 से 19 जनवरी तक। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ चीज़ों को अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, जैसे आयोजन मैंने बता ही दिया कि कब होगा, 13 से लेकर 19 जनवरी तक। कहाँ पे होगा? इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम जो नई दिल्ली में है।
ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि कहाँ पे होगा, तो इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, नई दिल्ली। ठीक है, यहाँ पे कुल 24 देशों से 21 पुरुष और 20 महिलाएं की जो टीम है वो भाग लेगी। ठीक है, 21 पुरुष की टीम भाग लेगी और 20 महिलाओं की टीम भाग लेगी, कुल मिला के 24 अलग अलग देशों से है। ठीक है, इसका जो आयोजन है वो कौन करा रहा है, तो यह टूर्नामेंट जो है भारतीय खेल प्राधिकरण SAI, ठीक है, इसकी यही आयोजन करने में यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, अब इसके बारे में जो ये भी क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इसकी ट्रॉफियाँ हैं, ठीक है, इसकी जो ट्रॉफी है, पुरुषों की ट्रॉफी जो है वो ब्लू कलर की है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसमें जो पुरुष विनर को जो ट्रॉफी दी जाएगी वो ब्लू कलर की है। उसका प्रतीक के रूप में क्या रखा गया है, विश्वास, दृढ़ता और सार्वभौमिक आकर्षण है इस ट्रॉफी का वो प्रतीक है, विश्वास, दृढ़ता और सार्वभौमिक आकर्षण। अगर हम इसके डिजाइन की बात करते हैं तो इस पे क्या है, थोड़े बहुत जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि सुनहरे आकृतियों का एक तरीके से छोटा सा कप्स के साथ एक बनावट बनाई गई है इस पे। जबकि महिलाओं की अगर बात करें, देखिए पुरुषों की जो ट्रॉफी है वो ब्लू कलर की है, ठीक है, महिलाओं की जो ट्रॉफी है वो ग्रीन कलर की है। बात समझ में आया? और ये ग्रीन कलर जो है वो किसका प्रतीक है, ये ग्रीन कलर वृद्धि और जीवंतता का प्रतीक है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, महिलाओं की जो है वो किसकी है, ब्लू कलर की, पुरुषों की जो है वो किस कलर की है, ग्रीन कलर की। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। और इसका शुभंकर, शुभंकर जो है जैसा आप देख पा रहे होंगे पिक्चर में, ठीक है, इसमें क्या है, तेजस और तारा। शायद हो सकता है कि कलर की वजह से आपको साफ ना दिखे, तो याद रखिएगा तेजस और तारा। ठीक है, ये है क्या, ये गजलों की जोड़ी है। ठीक है, जो कि हमारे यहाँ जो टूर्नामेंट में जो भी मूल्य हैं उसको प्रदर्शित करेगा। तो शुभंकर याद रखिएगा तेजस और तारा। ठीक है, तेजस क्या है, तेजस ऊर्जा और ब्रिलियंस का प्रतीक है। ठीक है, जो कि नीला रंग जो होगा वहाँ पे इसको रखा जाएगा, यानी कि नीला रंग किसका है, पुरुषों का, तो वहाँ पे तेजस को रखा जाएगा जो कि ऊर्जा और ब्रिलियंस का प्रतीक है। फिर से सुन लीजिएगा, ऊर्जा और ब्रिलियंस का प्रतीक है, क्योंकि क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है ना, आने वाले समय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तारा जो है वो क्या है, तारा जो जैसे तेजस जो है वो नीले रंग कलर वाला है जो कि पुरुषों वाला है। ठीक है, लेकिन तारा जो है ये नारंगी कलर का, पहले ध्यान रखिएगा कलर। ठीक है, महिलाओं का ग्रीन है। ऐसा क्या होता है, कुछ बच्चे यहाँ पे आ जाएंगे कि तेजस चूंकि नीले का है तो पुरुषों का है, तो जाहिर सी बात है तारा जो होगा वो महिलाओं का हो जाएगा और ये ग्रीन होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा ये नारंगी है। बात समझ में आया? और ये क्या है, मार्गदर्शन और आकांक्षा का प्रतीक है। ठीक है, तारा जो है वो मार्गदर्शन और आकांक्षा का प्रतीक है, तेजस जो है ऊर्जा और ब्रिलियंस का प्रतीक है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में बैंडेड रॉयल तितली किस राज्य में ढूंढी गई है? तो हाल ही में जो इसको ढूंढा गया है बैंडेड रॉयल तितली, ठीक है, ये ढूंढा गया है कहाँ पे, त्रिपुरा में। बात समझ में आया, कहाँ ढूंढा गया है, त्रिपुरा में। बाकी चीज़ें जो होंगी, आप ये जो PDF है इसको आप आराम से लेके टेलीग्राम चैनल जो है सम्राट एकेडमी GZP, वहाँ से जाइएगा और वहाँ पे आपको शाम तक जो होगा इसका PDF मिल जाएगा। आप उसे आराम से पढ़ के इसका नोट्स बना लीजिएगा, आपके लिए आगे फ़ायदेमंद रहने वाला है। बस समझ में आया? क्योंकि इसमें जो चीज़ें हैं काफ़ी काम की चीज़ें आपके लिए होने वाली हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें जो नर पुरुष या फिर जो चीज़ें हैं सारी की सारी इसमें प्रजातियों के बारे में भी जिक्र किया गया है। आइए अगले प्रश्न को देखिए, सार्वजनिक व्यय में पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार के लिए जो CAG है, उस मतलब इसने क्या कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है उसको लॉन्च किया है? ठीक है, तो पहले CAG की अगर बात करते हैं तो CAG किस आर्टिकल में है हमारे, तो हमारे अनुच्छेद के CAG किस आर्टिकल में है, 148। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसने जो डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है उसका क्या नाम रखा है। तो क्या उसका नाम डिजिटल ट्रांसपेरेंसी टूल किट रखा गया है, या फिर पब्लिक स्पेंडिंग एनालाइजर रखा गया है, या फिर आप कह सकते हैं ओपन डाटा किट रखा गया है, या इनमें से कोई नहीं। ये चारों में से किस इसका नाम क्या रखा गया है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसका नाम जो है वो ओपन डेटा किट है। क्या है, ओपन डेटा किट। एक्चुअली में ये है क्या,
तो जो भी सार्वजनिक आप व्यय करते हैं, ठीक है, जो भी सार्वजनिक व्यय हमारी गवर्नमेंट वगैरह किया करती थी, जो भी यहाँ पे बातें होती हैं, जो भी विकास की चीज़ें होती हैं, उसमें पारदर्शिता के लिए जनरली आप देखेंगे तो गवर्नमेंट पे ये लगता रहता है कि वो बजट के समय में तो धन आवंटित कर देते हैं कि इतना रुपया मैं यहाँ पे दूंगा, इतना रुपया यहाँ पे दिया जाएगा, लेकिन जब साल का लास्ट होता है तो जनरली क्या होता है, उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगते हैं, इस तरीके से लोग आरोप लगाते रहते हैं कि नहीं, मतलब जितना पैसा कहा गया था उतना खर्च नहीं हुआ। बात समझ में आया? तो यहाँ से इसलिए इसका जो डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है, ठीक है। तो इसको भी आपको याद रखना है। बाकी चीज़ें जो होंगी आपको पीडीएफ में वहाँ पे मिल जाएगा। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जब तक हम नए वीडियो के साथ आते हैं। बाय बाय।